वीडियो में हम बात करेंगे वास्तविक जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी के बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रीय आय का, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार वास्तविक जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी में क्या क्या अंतर होते हैं। तो बच्चों, ये जो वीडियो है ये 11वीं 12वीं क्लास में भी है और साथ ही साथ यही जो टॉपिक है ये यूजीसी नेट के भी क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। तो अगर आप यूजीसी नेट में हो, पीजीटी इकोनॉमिक्स में हो, तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस पूरे के पूरे टॉपिक से कई सारे बन सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आपको मैं बता देता हूं कि हमने यूजी, पीजी, यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई हैं और ये सारी की सारी वीडियो हमारी ऐप है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, वहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज़ ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस पूरे टॉपिक को मैं आपको समझाऊँ उससे अच्छा है कि मैं आपको एक संख्यात्मक उदाहरण पहले दे देता हूँ और उसके बाद हम कंसेप्ट पे आ जाते हैं। देखिए, एक हमारा आधार वर्ष होता है। आधार वर्ष वो होता है जिससे हम तुलना कर रहे होते हैं। भाई किसी ना किसी से तुलना करोगे। जैसे सपोज करो मैं कहता हूँ कि मेरी इनकम 25% बढ़ गई, तो किससे बढ़ गई? 5 साल पहले, 10 साल पहले, किसी ना किसी को तो बेस मानना ही पड़ेगा। तो जिसको बेस माना है वो आधार वर्ष है। जैसे मान लीजिए 1993, 94 हमारा बेस ईयर है। अब मान लीजिए कि प्राइस जो 93 और 94 में थे, हम इसको P0 बोल देते हैं और क्वांटिटी को Q0 बोल देते हैं और वस्तु हम 3 ले लेते हैं। आप चाहो तो 1 ले सकते हो क्योंकि कंसेप्ट ही तो हमें समझना है। हम चलिए 2 ले लेते हैं, A वस्तु और B वस्तु। 2 वस्तु हमने ले ली। हम ये भी मान लेते हैं कि प्राइस जो था A वस्तु का वो पहले 10 रुपये था और B का 5 रुपये था और सुविधा के लिए मान लेते हैं कि पहले 20-20 क्वांटिटी दोनों ही वस्तु का उत्पादन हो रहा था। चालू वर्ष में यानी कि वर्तमान वर्ष में मान लीजिए जो प्राइस है और क्वांटिटी में से क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हुआ। मान लीजिए क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हुआ। मान लीजिए क्वांटिटी 20-20 ही रही, लेकिन जो प्राइस है वो डबल हो गया या ट्रिपल हो गया। हम कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए ये 20 रुपये हो गया और ये हमारा, चलिए इसको भी हम सैंपल करने के लिए 20 ही मान लेते हैं। कैलकुलेशन भी तो करनी होगी हमें, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चों चालू वर्ष की कीमतों पर जीडीपी, चालू वर्ष की कीमतों पर जीडीपी, ठीक है। तो चालू वर्ष की कीमतों पे जीडीपी कैसे निकालेंगे? प्राइस लेंगे करंट ईयर का और क्वांटिटी भी लेंगे करंट ईयर की। यानी कि अगर हम बात करेंगे 2013 में, तो 2013 में बेस ईयर जो है और करंट ईयर एक ही है। इसका मतलब इस केस में हम P0 को और Q0 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि जो बेस ईयर होता है उसमें वास्तविक जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी बराबर बराबर होती है। यानी कि चालू वर्ष में कीमतों पे जीडीपी और आधार वर्ष की कीमतों पे जीडीपी, जिस वर्ष को हम बेस ईयर मानते हैं वो बराबर बराबर होता है। तो इस केस में देखिए, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 200 आ गया और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100 आ गया। इसका मतलब टोटल जीडीपी जो थी वो 300 रुपये थी। अगर हम बात करें 2000, मान लीजिए ये 2020-21 आ गया। 2020-21 में फिर से अगर हम जीडीपी कैलकुलेट करें प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके, तो 4000 ऊपर वाले का हो गया क्योंकि प्राइस 20 है और क्वांटिटी, और 4000 ही नीचे वाले का हो गया। सॉरी, 400, ठीक है। तो इसका मतलब कीमतें जो अब जीडीपी जो है वो 800 हो गई है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जीडीपी जो है वो लगभग 2.5 गुना से ज़्यादा बढ़ चुकी है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि परसेंटेज में काफ़ी ज़्यादा जीडीपी बढ़ चुकी है। सिंपल सरल शब्दों में तो बच्चों यही मतलब है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये सही इंडिकेटर है? क्या ये वास्तविक संकेतक है? क्या ये वास्तविक संकेत करता है? संकेतक सही है? तो बच्चों देखिए, यहां पर जो जीडीपी बढ़ी है, आप देख रहे हैं कि जो जीडीपी में वृद्धि हुई है वो केवल और केवल कीमत बढ़ने की वजह से हुई है। यानी कि कीमत बढ़ने से आपकी इनकम तो बढ़ जाएगी, लेकिन इस स्थिति में आपके कल्याण में कोई वृद्धि नहीं होगी। मान लीजिए जब पेट्रोल 40 रुपये था तो मेरी इनकम 40,000 रुपये थी। पेट्रोल 100 रुपये हो गया, मेरी इनकम 1 लाख रुपये हो गई। तो इससे क्या फर्क पड़ता है?
भाई 40 रुपये हो, 40,000 हो इनकम या 1 लाख हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक 40,000 में ज़्यादा वस्तु खरीद रहे हो या 1 लाख में ज़्यादा वस्तु खरीद रहे हो। तो जितनी वस्तु आप पहले 300 रुपये में खरीद रहे थे, उतनी वस्तु खरीदने के लिए अब आपको 800 रुपये दे रहे हैं। इसका मतलब किसी भी तरीके से अर्थव्यवस्था ने ग्रोथ नहीं किया। इसको बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हम चालू कीमतों पे जीडीपी। यानी कि सबसे पहले चालू कीमतों पे जीडीपी मतलब मौद्रिक कीमतों पे जीडीपी है कि जब हम राष्ट्रीय आय की गणना चालू वर्ष की कीमतों के आधार पर करते हैं, मतलब हम क्या करते हैं, जो करंट ईयर में जो प्राइस होता है उसी की मल्टीप्लाई करंट ईयर क्वांटिटी से करके जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मौद्रिक जीडीपी या चालू कीमतों पे जीडीपी। तो यहां पे हमने किया है 20 का मल्टीप्लाई 20 से किया है और 20 का मल्टीप्लाई 20 से करके ये 800 आंसर आ गया दोनों को जोड़ के, और यहाँ पे 200 और 200 और 100 300 आ गया। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ बच्चों कि ये हमारे आर्थिक कल्याण को नहीं दिखा सकता, क्योंकि इस स्थिति में जो उत्पादन में वृद्धि बिना हुए ही कीमत बढ़ने से जीडीपी बढ़ गया है। तो फिर दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका है आधार वर्ष की जीडीपी। आधार वर्ष में जीडीपी, आधार वर्ष की कीमतों के आधार पर जीडीपी, कीमतों पर जीडीपी लिख लेते हैं। यानी कि इसमें क्या करेंगे, हम क्वांटिटी तो लेंगे चालू वर्ष की, लेकिन प्राइस लेंगे आधार वर्ष का। याद रखिएगा, इस केस में अगर हम क्वांटिटी लें करंट ईयर की, जैसे 20 को मल्टीप्लाई करें 20 से प्लस और 20 को मल्टीप्लाई करें 5 से, तो आपको पता चलेगा कि जीडीपी 300 ही है। यानी कि बिना किसी भी तरीके से जीडीपी में वृद्धि नहीं हुई। और जीडीपी को अगर बढ़ाना है तो हमें उत्पादन को बढ़ाना ही पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए ये 30 हो गया और मान लीजिए ये 50 हो गया, सपोज कीजिए 50 हो गया, तो आधार कीमतों पे जीडीपी कैसे निकालेंगे? 30 गुणा 10 और 50 गुणा 5। यानी इस केस में 300 प्लस 250, जो 750 आंसर आ रहा है वो सही इंडिकेट कर रहा है जीडीपी ग्रोथ का। यानी कि ये बता रहा है कि वास्तव में जो जीडीपी है उसमें अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है। यानी कि सिंपल शब्दों में कहा जाए तो जो हमारा चालू वर्ष है उसी के वर्ष की कीमतों पर आप अगर जीडीपी निकालते हो तो उसको बोलते हैं चालू कीमतों पर जीडीपी या मौद्रिक कीमतों पर जीडीपी। लेकिन यह कल्याण का उपयुक्त सूचक नहीं हो सकता, क्योंकि बिना उत्पादन बढ़े भी जब केवल कीमतें बढ़ जाएं तो भी चालू कीमतों पर जीडीपी या मौद्रिक जीडीपी में वृद्धि संभव है। लेकिन वास्तविक जीडीपी में वृद्धि केवल तभी होगी जब उत्पादन में वृद्धि हो, इसलिए कल्याण का सूचक है। क्योंकि वास्तविक जीडीपी निकालने के लिए या आधार वर्ष की कीमतों पर जीडीपी निकालने के लिए आधार वर्ष की कीमतों का गुणा चालू वर्ष की मात्रा से कर दिया जाता है। तो बच्चों ये है बेसिक, इसमें जो आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है। यानी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्राइस ऑफ बेस ईयर लेते हैं और क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर लेते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं बच्चों, प्राइस ऑफ करंट ईयर लेते हैं और क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर लेते हैं। लेकिन इसको हम सही उपयुक्त सूचक नहीं मानते, इसको उपयुक्त सूचक मान के चला जाता है। बच्चों अंतर की बात कर लेते हैं एक बार, अंतर के हमने आधार ले लिए हैं, अर्थ की बात कर लेते हैं। तो आप अपनी साइड स्क्रीन पे भी देखते रहिएगा, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। अर्थ की बात करें तो यहां पे बच्चों आपको समझना है कि जो आधार वर्ष की कीमतें हैं और उस पर अगर जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है तो उसको वास्तविक जीडीपी कहते हैं, और अगर चालू वर्ष की कीमतों पर ही जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है तो इसको मौद्रिक जीडीपी या चालू कीमतों पर जीडीपी कहते हैं। गणना की बात करें तो वास्तविक जीडीपी निकालने के लिए चालू वर्ष की मात्रा का गुणा आधार वर्ष की कीमतों से कर दिया जाता है, और मौद्रिक जीडीपी निकालने के लिए चालू वर्ष की मात्रा का गुणा चालू वर्ष की कीमतों से ही किया जाता है। कल्याण की बात करें बच्चों तो मैं आपको बता देता हूं कि वास्तविक जीडीपी कल्याण का उपयुक्त सूचक माना जाता है। हालांकि इसकी सीमाएं हैं जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात कर लेंगे बच्चों। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी में से वास्तविक जीडीपी को आर्थिक कल्याण का उपयुक्त सूचक माना जाता है। कीमतों में वृद्धि के प्रभाव की बात करें तो बच्चों वास्तविक जीडीपी पर कीमत वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वास्तविक जीडीपी केवल तभी बढ़ेगी जब उत्पादन में वृद्धि हो। लेकिन मौद्रिक जीडीपी उत्पादन बढ़ने से भी बढ़ सकती है और कीमतों के बढ़ने से भी बढ़ सकती है। इसके अलावा बच्चों अन्य नाम में तो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि वास्तविक जीडीपी को हम आधार कीमतों पे राष्ट्रीय आय भी, आधार कीमतों पे जीडीपी बोलते हैं। इसको कई बार राष्ट्रीय आय भी बोल देते हैं, क्योंकि जो वास्तविक जीडीपी है जब हम उसमें विदेशों से आय जोड़ देंगे, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, तो इसको हम बोल देंगे आप एक तरीके से वास्तविक राष्ट्रीय आय।
तो इस तरीके से आप कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों। और मौद्रिक जीडीपी का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं आधार की चालू कीमतों पे जीडीपी, और या चालू कीमतों पे राष्ट्रीय आय भी बोल सकते हो बच्चों। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस वीडियो में तो इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको एक और टॉपिक कवर कराएंगे इसी वीडियो से रिलेटेड, जिसका वो हम बोलते हैं प्राइस इंडेक्स या जीडीपी इन्फ्लेटर। किस तरीके से जीडीपी इन्फ्लेटर इन्फ्लुएंस करता है और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम आपको अगली वीडियो में ही बता देंगे कि जो हमारी मौद्रिक जीडीपी है जो वास्तविक जीडीपी है उसके कल्याण के रूप में क्या क्या सीमाएं होती हैं, क्या क्या आप कह सकते हो लिमिटेशंस होती हैं। तो बच्चों वो दोनों वीडियो तो हमारी प्राइवेट वीडियो रहेंगी। तो अगर आपको हमारी सारी की सारी वीडियो देखनी है तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। वहां पर आपको सिस्टमेटिकल ऑर्डर में सारी की सारी वीडियो मिलेंगी, यानी कि चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, बिल्कुल सिस्टमेटिकल ऑर्डर में है। और पीडीएफ, नोट, टेस्ट सीरीज सब कुछ वहां पर बच्चों अवेलेबल है। इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू बच्चों। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था वास्तविक जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी में अंतर। तो मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं कि जब हम वास्तविक जीडीपी की बात कर रहे होते हैं, वास्तविक जीडीपी की बात कर रहे होते हैं बच्चों, तो हम क्या करते हैं, चालू वर्ष की मात्रा लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आधार वर्ष की कीमतों से। तो इसकी वजह से जो जीडीपी बढ़ती है, यानी कि इसकी वजह से जो जीडीपी बढ़ती है वो केवल तभी बढ़ना संभव है जब उत्पादन में वृद्धि हो। इसीलिए कहा जाता है कि वास्तविक जीडीपी आर्थिक कल्याण का उपयुक्त सूचक है। यानी कि वास्तविक जीडीपी को आर्थिक कल्याण का उपयुक्त सूचक इसलिए कहते हैं क्योंकि जीडीपी, वास्तविक जीडीपी में वृद्धि हमें यह संकेत करती है कि हमारा जो उत्पादन का स्तर है अर्थव्यवस्था में बढ़ गया है, यानी कि प्रति व्यक्ति वस्तु की उपलब्धता भी बढ़ चुकी है। ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सदैव ऐसा नहीं होता कि वास्तविक जीडीपी बढ़े तो आर्थिक कल्याण में भी वृद्धि हो। यानी कि वास्तविक जीडीपी आर्थिक कल्याण में वृद्धि तो करता है, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। यानी कि कुछ मुद्दों पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम ये कहेंगे कि वास्तविक जीडीपी बढ़ने से आर्थिक कल्याण बढ़ा है। वरना हो सकता है कि वास्तविक जीडीपी तो बढ़े लेकिन आर्थिक कल्याण में वृद्धि ना हो। तो उन कुछ पॉइंट्स पर हम बात करने वाले हैं बच्चों। इसमें से पहला है आय का वितरण। देखिए, अगर मान लीजिए अर्थव्यवस्था में 3 लोग हैं ए बी सी, और केवल इसकी आय बढ़ती है, तो अर्थव्यवस्था में जो कुल जीडीपी है उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर एक व्यक्ति की भी आय बढ़ती है तो कुल अर्थव्यवस्था में जीडीपी का स्तर तो बढ़ेगा। यानी कि जब हम वास्तविक जीडीपी की तुलना, वास्तविक जीडीपी की गणना करते हैं तो हम आय के वितरण पर ध्यान नहीं देते, जबकि आर्थिक कल्याण के लिए आय का समान वितरण भी आवश्यक है। यानी कि वास्तविक जीडीपी की पहली लिमिटेशन है आय का वितरण। यानी कि कुछ व्यक्तियों की आय बढ़ने से अगर वास्तविक जीडीपी बढ़ रही है तो वास्तविक जीडीपी बढ़ने के बाद भी आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि आर्थिक कल्याण के लिए जरूरी है कि अर्थव्यवस्था में आय का वितरण समान हो। यानी कि अमीर की भी आय बढ़े, गरीब की भी आय बढ़े, और आय और संपत्ति की जो असमानता है उसमें कमी देखने को अर्थव्यवस्था में मिले। तभी आप कहोगे कि वास्तविक जीडीपी में वृद्धि आर्थिक कल्याण का सूचक है। दूसरा है बच्चों आय की संरचना, कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी। यानी कि आपको यह देखना पड़ेगा कि जो जीडीपी बढ़ी है वो किन वस्तुओं को बनाने से बनी है। मान लीजिए युद्ध सामग्री बनाई गई है तो जीडीपी बढ़ेगी, क्योंकि युद्ध की सामग्री से तो जीडीपी बढ़ती है। इसके अलावा अगर आपने बनाया है, मान लीजिए अगर आपने मशीनें बढ़ाई हैं तो मशीनें बनाने से भविष्य में तो जीडीपी बढ़ेगी। या आपने मान लीजिए ऐसी कोई, जैसे मान लीजिए वाइन है, शराब है, सिगरेट है, हानिकारक वस्तु का उत्पादन बढ़ा है तो भी जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन इससे आर्थिक कल्याण नहीं हुआ। आर्थिक कल्याण के लिए जरूरी है कि उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन में वृद्धि हो, यानी कि लोगों के पास वस्तु की उपलब्धता बढ़े जिसका वो उपभोग कर पाएं। तो दूसरा पॉइंट है बच्चों आय की संरचना। तीसरा है बच्चों बाह्यताएं। बाह्यताएं क्या होती है एक बार आपको समझ लीजिए। बाह्यताओं का मतलब है कि अगर आप मान लीजिए एक काम कर रहे हो तो उसका असर दूसरे पे क्या पड़ रहा है। मान लीजिए आपने क्या किया, उत्पादन किया, लेकिन सारा का सारा जो कचरा है वो नदी में डाल दिया। तो कचरा नदी में डालने से क्या होगा, क्या उत्पादन बढ़ेगा? उत्पादन तो बढ़ेगा क्योंकि शर्ट बनी है। लेकिन कचरा नदी में डालने से उस व्यक्ति को नुकसान होगा जो नदी में मछलियों को पालने का काम करता है। इसको बोलते बच्चों बाह्यताएं। तो अगर मान लीजिए नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, यानी कि आपके द्वारा उत्पादन करने से
बाधाएं नकारात्मक ज़्यादा हैं, पर्यावरण को ज़्यादा हानि हुई है, भूमि को ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा है, तो ऐसी वृद्धि से जीडीपी तो बढ़ेगी लेकिन कल्याण में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी। बाधाएं कम से कम होनी चाहिए, कल्याण के लिए यह आवश्यक है। इसके अलावा बच्चों कई ऐसे गैर मौद्रिक सौदे होते हैं जिनका कोई अनुमान ही नहीं लगाया जाता। यानी कि आप देखिए भारत जैसी अर्थव्यवस्था में जहां पर अभी भी बहुत बड़ी मात्रा में वस्तु विनिमय प्रणाली विद्यमान है, वहां पर बहुत सारे ऐसे मौद्रिक सौदे हैं जिनका अनुमान लगाना अभी भी मुश्किल है, तो उनको तो हम जीडीपी में कंसिडर ही नहीं कर रहे, जबकि कल्याण तो वो भी करते हैं। और अगला है कार्य के घंटे, कि अगर बच्चों कार्य के घंटे बढ़ते हैं, अगर आप काम के ज़्यादा घंटे करने के बाद ज़्यादा उत्पादन कर पाते हो, तो इससे आपकी जीडीपी में तो कोई वृद्धि देखने को नहीं मिलेगी। जीडीपी में वृद्धि के लिए आवश्यक है कि आपके जो काम के घंटे हैं उसमें वृद्धि ना हो, यानी कि काम के घंटे समान हो और आय बढ़ जाए, तो आप इसे कहोगे आर्थिक कल्याण। तो ये बच्चों कुछ सीमाएं हैं जिनको फोकस करके, जिनको ध्यान में रखकर ही हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक जीडीपी में वृद्धि आर्थिक कल्याण का उपयुक्त सूचक है। अगर ये सब पॉइंट जो हैं अगर आप उनको ध्यान में नहीं रखोगे तो वास्तविक जीडीपी हो सकता है आर्थिक कल्याण का उपयुक्त सूचक ना रहे। इसीलिए बच्चों और भी कई इंडिकेटर हैं जैसे एचडीआई, पीक्यूएलआई या गरीबी के और भी कई सूचकांक हैं जिनका निर्माण इसीलिए हुआ ताकि आर्थिक कल्याण को हम सही से माप सकें, क्योंकि आर्थिक कल्याण का ये जो माप है ये केवल प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति उत्पादन पे ही फोकस करता है, लेकिन इसके अलावा और भी ऐसे पहलू हैं जो आर्थिक विकास के लिए जरूरी हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स अगर आप आर्थिक विकास वाला चैप्टर आप मुझसे पढ़ोगे, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कौन कौन से ऐसे और तरीके हैं जिनके द्वारा आप जीडीपी को माप सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एक कंसेप्ट बता रहे हैं जिसको हम बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर या जीडीपी अपस्फायक, जिसको कि आमतौर पर कीमत सूचकांक भी कहा जाता है। तो इससे पहले बच्चों हम वास्तविक जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी में ऑलरेडी अंतर को पढ़ चुके हैं। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं कि अगर आपको वास्तविक जीडीपी कैलकुलेट करनी है, वास्तविक जीडीपी, तो इसका क्या फॉर्मूला रहेगा? वास्तविक जीडीपी फॉर्मूला पता करने का फॉर्मूला है चालू वर्ष की मात्रा लेंगे और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आधार वर्ष की कीमत का। तो ये बच्चों हमारा तरीका होता है जिससे हम वास्तविक जीडीपी को पता कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको मौद्रिक जीडीपी पता करनी है, मौद्रिक जीडीपी, तो इसका भी फॉर्मूला होता है बच्चों। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है चालू वर्ष की कीमत और इसको गुणा कर देते हैं चालू वर्ष की मात्रा से। तो इसके बाद बहुत आसानी से हमारा मौद्रिक जीडीपी हमें पता चल जाता है। अब बच्चों क्वेश्चन ये है कि जीडीपी अपस्फायक क्या है? देखिए, वास्तविक जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी मतलब कीमतों में औसतन कितनी वृद्धि हुई है, ये बताता है जीडीपी अपस्फायक। क्योंकि वास्तविक जीडीपी में वृद्धि केवल तभी होगी जब उत्पादन बढ़े, मौद्रिक जीडीपी में वृद्धि केवल तभी होगी जब कीमत और उत्पादन दोनों बढ़ सकती है। खैर, मौद्रिक जीडीपी में वृद्धि के लिए तो औसत कितनी वृद्धि हुई इसको बताने का होता है जीडीपी अपस्फायक। यानी कि जीडीपी अपस्फायक सभी वस्तु और सेवाओं की कीमतों में, कीमत स्तर में औसत परिवर्तन को मापता है। तो क्या फार्मूला है इसका? इसका फार्मूला है मौद्रिक जीडीपी, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, अपन वास्तविक जीडीपी इंटू 100, और इसको कीमत सूचकांक भी कहते हैं। तो बच्चों ऐसे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसका फार्मूला याद होना चाहिए, और अगर कोई न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है तो आप इस फार्मूले के बेस पर ही आप कैलकुलेट कर सकते हो। हालांकि आपको रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी निकालना आना चाहिए। तो हमने एक छोटा सा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल दिया है ताकि कभी अगर आपके एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए, चाहे एमसीक्यू से रिलेटेड हो, चाहे डिस्क्रिप्टिव से रिलेटेड हो, तो आप उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सके। तो यहाँ पे हमने दो गुड्स मान लिए, एक्स वस्तु वाई वस्तु। आधार वर्ष 1993-94 और चालू वर्ष है 2019-20 का। कीमत दी है 20, 10 और 5, एक्स की 10 थी और वाई की 5 है। क्वांटिटी उसी हिसाब से दी हुई है। चालू वर्ष में कीमत 15 और 10 हो गई और क्वांटिटी उसी हिसाब से चेंज हो गई है। तो इसमें हमें वास्तविक जीडीपी में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ ये पता करना है, मौद्रिक जीडीपी में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ ये पता करना है, और कीमत सूचकांक में ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें वास्तविक जीडीपी, वास्तविक जीडीपी 2019-20 की, ठीक है,
सॉरी 1990, चलिए 19-20 का पहले पता कर लेते हैं वास्तविक जीडीपी 19-20 की। तो 19-20 में वास्तविक जीडीपी कैसे पता करेंगे? चालू वर्ष की मात्रा लेंगे और कीमत लेंगे आधार वर्ष की, ठीक है। यानी कि चालू वर्ष की मात्रा का क्या मतलब हुआ, क्योंकि दो ही वस्तु है इसलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 200 इंटू 100 सॉरी 10 प्लस 200 इंटू 10 प्लस 300 इंटू 5। तो ये हमारा हो गया 200 और ये हो गया ये हो गया हमारा 2000, ये हो गया हमारा 1500। टोटल मिलाकर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3500। इसका मतलब हमारी जो जीडीपी है वो 2000 और 1500 टोटल मिलाकर 3500 वास्तविक जीडीपी आ गई। अब यही वास्तविक जीडीपी 2000 वास्तविक जीडीपी किसकी निकाले हैं? 1993-94 की। तो ये कैसे निकालेंगे? क्योंकि जो आधार वर्ष होता है वही चालू वर्ष भी है, इसलिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1000 आ जाएगा और ये भी 1000 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लिखेंगे 1000 और मतलब ऐसे लिखेंगे ना 100 इंटू 10 प्लस 200 इंटू 5। इस तरीके से जो हमारा जीडीपी आ जाएगी वो 2000 आ जाएगी। तो बच्चों ये तरीका हुआ, हमने वास्तविक जीडीपी निकाली है दोनों ही सालों में। अब बात करते हैं बच्चों मौद्रिक जीडीपी की। मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी जो आधार वर्ष है उसकी एक ही होती है, क्योंकि चालू वर्ष भी वही है, आधार वर्ष भी वही है। तो मैं बार बार आपको नहीं निकाल के दिखा रहा हूँ। हाँ, मैं मौद्रिक जीडीपी निकाल रहा हूँ 2019-20 की। तो कैसे निकालेंगे? चालू वर्ष की कीमत और चालू वर्ष की मात्रा, यानी कि 200 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 आ गया ये, प्लस इसको करोगे तो ये भी 3000 हो गया। तो इस तरीके से जो जीडीपी है वो 6000 हो चुकी है मौद्रिक जीडीपी। अगर हमें पता करना है वास्तविक जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो वास्तविक जीडीपी में कैसे निकालेंगे? वास्तविक जीडीपी में प्रतिशत वृद्धि तो कैसे निकालेंगे बच्चों? इसका मतलब है जीडीपी में परिवर्तन कितना हुआ है अपॉन आधार वर्ष में जीडीपी, क्योंकि हम आधार वर्ष से तो परिवर्तन निकाल रहे हैं, इंटू 100। तो वास्तविक जीडीपी देखिए 1500 का परिवर्तन हुआ है और जो बेस ईयर में कितनी जीडीपी थी 2000 और इंटू कर देंगे 100 से। तो इस तरीके से बच्चों में पता चलेगा कि वास्तविक जीडीपी में जो है, कट कर दीजिएगा इसको, 75% की वृद्धि देखने में मिली है पिछले 1993 से लेकर 2019-20 के बीच में। इसी तरीके से अगर बच्चों पता करना है मौद्रिक जीडीपी में प्रतिशत वृद्धि, मौद्रिक जीडीपी में प्रतिशत वृद्धि हमें पता करनी है। तो कैसे पता करेंगे? जीडीपी में परिवर्तन, यानी कितना परिवर्तन हुआ है जीडीपी में, डिवाइड कर दोगे आप उसको आधार वर्ष में जीडीपी, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि आधार वर्ष में मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी एक ही है, इनटू में 100। तो वास्तविक जीडीपी की बात नहीं करें, हम मौद्रिक जीडीपी की बात करें, जो कि पहले अब 6000 है और पहले कितनी थी 2000। तो इसका मतलब 4000 की वृद्धि हुई है और कीमत में जो बेस में वो 2000 है, इंटू कर देंगे 100 से। इसका मतलब जो मौद्रिक जीडीपी है वो 200% बढ़ गई, जबकि वास्तविक जीडीपी जो है वो 75% ही वृद्धि देखने को मिली है। अगर हम बात करें बच्चों जीडीपी, जो हमारा कंसेप्ट था जीडीपी अपस्फायक, तो बच्चों यहां पे जो हमारा फॉर्मूला है वो है मौद्रिक जीडीपी। तो देखिए इस केस में मौद्रिक जीडीपी कितनी है, मौद्रिक जीडीपी हम निकाल रहे हैं, तो मौद्रिक जीडीपी हमारी है देखिए 6000, ये रही 6000। ये कौन से साल की निकाल रहे हैं? 2019-20 में, अपॉन वास्तविक जीडीपी भी 19-20 की निकालेंगे जो कि 3500 है, इंटू 100।
तो जब आप इसको डिवाइड करके आंसर निकालोगे तो लगभग आपका जो आंसर है 171.14 के आसपास रहेगा। इसका मतलब कीमतें जो हैं वो लगभग 71, ये जो है ना महंगाई दर वो 71% तक राइज कर गई है, क्योंकि 100 तो बेस ही है ना। तो बच्चों इस तरीके से हमें अपस्फायक पता करते हैं, इनकी जीडीपी अपस्फायक जो है 171.14 है। तो इससे हमें पता चलता है कि औसतन कीमत जो है वो 71.14% तक राइज कर चुकी है। तो बच्चों ये है पूरा का पूरा कंसेप्ट। अगर इस तरीके का कोई न्यूमेरिकल आता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत आसानी से उसे सॉल्व कर पाओगे, और बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे। बच्चों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।